सी एस एस यूनिट्स। अच्छा, सी एस एस यूनिट्स क्या होती हैं कि जो जिस तरह के हम देखते हैं बाकी जब हम चीज़ें मेजर करते हैं तो उनकी मीटरिंग में उनकी चीज़ों की यूनिट्स होती हैं फॉर एग्जांपल मेजरमेंट के लिए, तो इसीलिए हमारी क्या कहते हैं वेब अब के अंदर जब हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो उसको भी हम मीट्रिक्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स हैं जो कि हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें से सबसे कॉमन जब आपने देखा होगा हम पिक्सेल्स यूज़ करते हैं, यानी कि रेजोल्यूशन के हिसाब से हम चीज़ों को क्या कहते हैं मैप कर रहे होते हैं स्क्रीन पे। तो और एक होता है ईएम, ये भी मैं आपको बताऊंगा लेटर जाके। अच्छा, तो ये इन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर सम वाइट स्पेसेस कैन नॉट अपीयर बिटवीन द नंबर्स एंड द यूनिट, हाउएवर इफ द वैल्यू इज जीरो एंड यूनिट कैन बी omitted for some CSS properties negative length are allowed. There are two types of length, absolute and relative. अच्छा, एक मिनट। अच्छा, हमारे पास दो किस्म की लेंस होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट लेंस, एक होती है रिलेटिव लेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट लेंथ मैं पिक्सेल्स से स्टार्ट करूँगा। पिक्सेल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्क्रीन पे आपके जितने पिक्सेल्स हैं, अब फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन, ये यहाँ से यहाँ तक पिक्सेल्स बन रहे हैं इतने इतनी विड्थ और इतनी हाइट। ठीक है, तो जो आप फ़ॉन्ट और जो आप अब ये फ़ॉन्ट साइज़ आपने इस्तेमाल किया इस पैराग्राफ के लिए, तो ये पैराग्राफ इतने पिक्सेल्स का फ़ॉन्ट साइज़ बनेगा। पिक्सेल्स यानी कि जितने डॉट्स बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उतने पिक्सेल्स ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और इसी तरह जो आपने H1 H2 पे लगाया है, ठीक है, वो उस हिसाब से वो फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करेगा। यही चीज़ विड्थ और हाइट जो आप एलिमेंट्स पे लगाते हैं उन पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, इसके अलावा आप सेंटीमीटर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, आप मिलीमीटर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, आप इंचेस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये जो है ये वेरी करता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, लेकिन जो अच्छी स्क्रीनें होती हैं जिस तरह के कह लें कि अच्छी कंपनीज़ की स्क्रीनें, तो वहाँ पर ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इतनी नहीं होती। जो सही चीज़ चलती है वो पिक्सल्स चलती है। अच्छा, रिलेटिव लेंस आ जाते हैं। रिलेटिव लेंस यूनिट स्पेसिफाई अ लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अब आपने देखा होगा कि हम अगर हम इसको हटा दें, ये जो स्टाइलिंग है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया हुआ और यहाँ पर हेडिंग है और यहाँ पर पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये जो हेडिंग है इसका स्टाइल पहले से ही बड़ा है, और ये हेडिंग टू का स्टाइल पहले से ही उससे कम थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा है। और ये जो पैराग्राफ है इसका कम बड़ा है। तो रिलेटिव क्या करता है, जो उसका करंट फॉन्ट या करंट स्टाइल है ना, उसको मेंटेन रखते हुए अगर हम चीज़ों को बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पैराग्राफ को हमने 2 EM दिया है, ठीक है, तो पैराग्राफ का जो करंट, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, इसको मैं जी इससे भाई, नहीं, हाँ, आपने अभी कौन सा पेज खोला हुआ है? CSS यूनिट्स का। अब मेरे सामने गूगल मीट का शो हो रहा है। गूगल मीट पे शो हो रहा है? अच्छा, वेट अ सेकंड। मेरे भी मुझे लगा मेरा यहाँ प्रॉब्लम पर है भी कुछ। शोर ओह, गलत यहाँ दिखा, पर भी शोर नहीं हो रहा। सबर मैंने गलत कर दिया होगा, पहले बताना था। नहीं शो हो रहा है। हाँ बाहर मेरे सॉरी, पास अब वही तो सिंपल बाहर है। सॉरी, अब आ गया।
हाँ अब आ गया। सॉरी यार। यस। चलो अब थोड़ा मैं दोबारा से खैर है, होता है। बता दूं। हम सी एस एस यूनिट्स को मैं बता रहा था, और सी एस एस यूनिट्स में मैं बता रहा था कि हम क्या कहते हैं, चीज़ों की हाइट्स विड्थ और जो सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम विड्थ और हाइट जब सेट कर रहे थे तो उधर भी हम बता रहे होते हैं पिक्सल्स के हिसाब से। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ भी हम पिक्सल्स के हिसाब से हम क्या कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो भी हो, हमने इसका फोर्सफुली फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल्स कर दिया, तो अब 60 पिक्सल्स के हिसाब से ये बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये पैराग्राफ है, ये 25 पिक्सल्स हमने इसका कर दिया, तो 25 पिक्सल्स के हिसाब से ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है। और ये इसका हमने कोई भी सेट नहीं किया, तो ये अपना नॉर्मल जो इसका अपना साइज़ है उस हिसाब से ही नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये यूनिट्स हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर दो किस्म की लेंथ्स आती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट लेंथ और एक होती है रिलेटिव लेंथ। एब्सोल्यूट लेंथ होती है कि हम बताते हैं, जिस तरह के यहाँ पर बताया, हमने बता दिया 60 पिक्सल्स। कि जब हमने 60 पिक्सल बता दिया तो ये स्क्रीन पे 60 पिक्सल्स ही एग्जैक्ट लेगा। ठीक है। मैं रिलेटिव की भी बात करता हूँ, अभी एब्सोल्यूट लेंथ्स की बात कर रहा हूँ। ये कुछ लेंस है हमारे पास, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सेल्स, पॉइंट्स और पिज़्ज़ा। हम सिर्फ अभी पिक्सेल्स देखेंगे, इनको देखने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती। ठीक है। बहुत रेयर केसेस में, जैसे प्रिंटिंग के केस में ये इस्तेमाल होती हैं, जब आप प्रिंट के पेज बनाओ, कोई कार्ड्स बना रहे हो, ठीक है, HTML के अंदर, तब भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं पिक्सेल्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी मैं 60 पिक्सेल्स कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं, अब क्या होगा, इसका और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है। ये जितनी 60 पिक्सल्स ले रहा है और ये भी 60 पिक्सल्स ले रहा है, बराबर ले रहा है। ठीक है। मैं दोबारा अब इसको क्या करता हूँ, स्टाइल को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने स्टाइल ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि H1 हेडिंग है, H2 दोबारा दूसरी हेडिंग है, और पैराग्राफ। ठीक है। H1 का हेडिंग का जो फॉन्ट है वो बड़ा है, हेडिंग 2 का थोड़ा कम है, पैराग्राफ का उस मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसके जितना है। ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉन्ट का साइज़ है। ठीक है। हमने एब्सोल्यूट में अभी देखा कि जब हम पैराग्राफ का हमने 60 पिक्सेल्स किया, हेडिंग का 60 पिक्सेल्स किया, तो दोनों बिल्कुल फॉन्ट में बराबर हो गए। इसका बोल्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट वेट। ठीक है। फॉन्ट वेट को अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है। एक होता है फॉन्ट साइज़ इसकी जो साइज़ है, और फॉन्ट वेट होता है जो कि इसकी बोल्डनेस है। ठीक है। हम इसकी बोल्डनेस पहले से ही है, अभी इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। अभी हम सिर्फ साइज़ की बात करें, तो साइज़ के हिसाब से देखा जाए ये और ये बिल्कुल साइज़ लेंथ में बराबर है। ठीक है। ये मैं बता रहा था एब्सोल्यूट लेंथ। एब्सोल्यूट लेंथ यानी कि आप जो इसकी साइज़ देंगे या विड्थ या हाइट, तो वो एक्चुअली उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब रिलेटिव लेंथ क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम EM इस्तेमाल करते हैं। अब इस पिक्सल्स की जगह हम EM इस्तेमाल करेंगे, 60 EM और 60 EM। अभी मैंने रन नहीं किया। अब क्या होगा कि जब मैं रन करूँगा तो, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं 3 कर देता हूँ और इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है। The font size of the div element is set to 30. The span, mm,
the span element inside the div has font of size 0.5 em which is equals to 0.5 multiplied by 30 em is equals to 15 em. अच्छा, ठीक है। अब अच्छा, ईएम जो है वो अप्लाई होता है, मैंने जिस तरह बताया रिलेटिवली मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर डिव ये इस तरह है, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख दूँ। ठीक है, ये इन्होंने इसको अच्छा, इस ऊपर वाले को इग्नोर करें, सिर्फ इसको देखें। ठीक है, यहाँ पर एक डिव बनाई हुई है जिसका इन्होंने फॉन्ट साइज़ रखा है 30 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पैन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका इन्होंने फॉन्ट साइज़ रखा है 0.5 em। ठीक है, अब 0.5 em रखा है, लेकिन यहाँ पर इसका साइज़ ना, अगर मैं ये 0.5 em ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर जो 30 पिक्सल्स था बाय डिफ़ॉल्ट इस पे डिव पे, और स्पैन इसके जितने चिल्ड्रन हैं उन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर लगाया आपने स्पैन पे 0.5 em तो क्या हुआ कि 0.5 मल्टीप्लाई हो गया इसका जो ओरिजिनल, यानी कि ये जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा था फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, तो इसका फ़ॉन्ट उस लिहाज से कम हुआ, तो ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई होती है जो इसका करंट फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो EM का मतलब क्या है, EM रिलेटिव टू द फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि EM कह लो एलिमेंट से निकला है। ठीक है, एलिमेंट का कह लो साइज़। ठीक है, तो एलिमेंट का साइज़ इस पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो भी आप सेट करोगे, ठीक है, वो इस पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 करोगे तो इसका ओरिजिनल साइज़ हो जाएगा। ठीक है, आप 2 करोगे तो इसका जो भी साइज़ होगा उससे डबल हो जाएगा। अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सल सेट करोगे, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली उतने पिक्सल्स के हिसाब से ले रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो 2 पिक्सल्स हो गया, यानी बिल्कुल छोटा हो गया। तो ये दो किस्म के हमारे पास लेंस हैं, एब्सोल्यूट लेंस जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन रिलेटिव लेंस होते हैं जो कि उससे मल्टीप्लाई, रिलेटिव में ये जो EM है वो EM मल्टीप्लाई करता है, यानी रिलेटिव टू उसकी ओरिजिनल जो साइज़ है उसके हिसाब से ये उस पर अप्लाई होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने रिलेटिव के अंदर EM का बताया, वो EM मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा EM के अलावा यहाँ पर VW और VH भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। रिलेटिव टू द 1% ऑफ द विड्थ की रिलेटिव अगर हमने कुछ इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्यू पोर्ट विड्थ, अब ये 20 VW इस्तेमाल हुआ, यानी कि व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से 20 फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं जैसे जैसे इसका विड्थ कम ज़्यादा करूँगा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम होता रहेगा। ठीक है, तो व्यू पोर्ट में जितना जितना ये विड्थ होगी, व्यू पोर्ट कहते हैं कि जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये चीज़ इसकी व्यू पोर्ट है, यानी कि जिसमें आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यू पोर्ट के हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ हो, ठीक है, अब ये देखें बाकी ये जो फ़ॉन्ट है इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और इसका, और इसी तरह अगर आप हाइट के हिसाब से चाहते हैं तो VH कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट तब्दील नहीं होगी, तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट तब्दील करूँ तो अब ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा। ठीक है,
ईएम जो था वो उसका अलहदा पर्पज़ है, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई होता है फ़ॉन्ट के साइज़ के साथ, ठीक है। और वी व्यू पोर्ट, वी डब्ल्यू व्यू पोर्ट की विड्थ, और वी एच व्यू पोर्ट की हाइट के हिसाब से, ठीक है। बाकी इनका मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो परसेंटेज है ना, ये भी तकरीबन ईएम की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ 150% लिखेंगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल उसके पेरेंट का साइज़ या उसका ख़ुद का साइज़ होगा, पेरेंट का साइज़ मोस्टली, तो वो उस पे परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर डिव का 150 साइज़ रखा हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ था यानी बॉडी का साइज़ जो 16 पिक्सल ने सेट किया, उस 16 पिक्सल्स के हिसाब से जो भी 150% बनता है ना, यानी 3 गुना, ठीक है। तो 150%, हाँ, 3 गुना इसकी वो बढ़ गई है, क्या कहते हैं, इस इसका साइज़ बढ़ गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम 3 EM करेंगे तो 3 गुना, पता नहीं मैं सही बोला हूँ कि नहीं, लेकिन इसका क्या कहते हैं, बढ़ गया। अगर मैं इसको 1.5 EM करूँ, हाँ, 1.5 EM और 150 EM तकरीबन बराबर है, ठीक है। तो मतलब रिलेटिव टू द पेरेंट बढ़ता होता है, और वी डब्ल्यू, ये परसेंटेज और ईएम रिलेटिव टू द पेरेंट का जो साइज़ है उस हिसाब से बढ़ता है, और वी डब्ल्यू और वी एच रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट के हिसाब से बढ़ता होता है। ठीक हो गया, ये यूनिट्स हो गई। सी एस एस स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ये क्या है, ये अभी तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा क्योंकि आपने एक्सटेंसिवली इसको इस्तेमाल नहीं किया CSS को, लेकिन अक्सर ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के हमने CSS में देखा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि एक तो जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, जो सबसे लेटेस्ट स्टाइलिंग होती है वो अप्लाई होती है, ये बात तो हमें क्लियर है। लेटेस्ट स्टाइलिंग का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बॉडी पे लगा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। और दोबारा बॉडी को मैंने पकड़ा और बॉडी पे मैंने लगा दिया पिंक, ठीक है। अप्लाई कौन सा हुआ, पिंक हुआ, क्योंकि हम कहते हैं कि कैस्केड का मतलब पता है, कैस्केड का मतलब होता है ये, सॉरी, यहाँ मैं 2 विंडो खोलता हूँ और मैं इसको करता हूँ कैस्केड। कैस्केड का मतलब ये होता है एक के बाद दूसरा, ठीक है। अब ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने कैस्केड विंडोज़ किए हैं, तो कैस्केड विंडोज़ में क्या हुआ, एक विंडो पीछे है और एक विंडो आगे। फोकस में कौन सी विंडो है, ये वाली विंडो है। अभी मैं इसको फोकस में कर दूंगा और फिर कैस्केड करूँगा, अब कौन सी विंडो फोकस में है, ये वाली फोकस में है, और पीछे वाली पीछे रहेगी। तो कैस्केड का क्या मतलब होता है, एक के बाद दूसरी, ठीक है। अगर मैं 2-3 विंडोज़ खोल लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो फोकस में क्या है, ये है, और बाकी भी पीछे हैं लेकिन वो छुप गई हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको फोकस में ले आता हूँ, अब हमारे पास ये कैस्केड में बाकी पीछे छुप गई हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने जहन में रखेंगे ना, तो CSS का आपको मतलब समझाएगा। कैस्केड स्टाइल शीट का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी स्टाइल, यानी कि एक ये स्टाइल है, ये पीछे येलो, और आगे आपने क्या लगाया, पिंक। तो इसके ऊपर लेटेस्ट जो आपने स्टाइल लगा, हालांकि इस पर दोनों लगे हुए हैं स्टाइल, लेकिन लेटेस्ट कौन सा लगा हुआ है, लेटेस्ट ये वाला लगा हुआ है। अगर हम इसको खोल के देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो ये देखें येलो भी लगा हुआ है और पिंक भी लगा हुआ है, लेकिन येलो वाला अगर यहाँ देखें इस पर
काटा आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, और पिंक जो है वो इस वक्त हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि येलो भी लगा हुआ है, पिंक भी लगा हुआ है, लेकिन पिंक का जो कैस्केडिंग में उसका जो लेवल है वो इस वक्त सबसे आगे है, तो पिंक इसलिए इस पर अप्लाई हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से मैं ख़त्म कर सकता हूँ रन टाइम पे, पिंक मैंने ख़त्म कर दिया तो इसका जो पिछला था येलो वो नज़र आ रहा है। अगर इससे पहले भी कोई होता स्टाइल, अगर मैं उसको ख़त्म करता तो वो नज़र आता। अब जिस तरह वाइट है ये डिफ़ॉल्ट है, ये नज़र आ रहा है। तो एक तो कैस्केड स्टाइल शीट होती है, एक होती है इसके अंदर स्पेसिफिसिटी और हायरार्की। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ये अक्सर जब आप स्टाइलिंग लगा रहे होंगे, ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ लगा रहे होंगे, हो कुछ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक रूल दिया हुआ था। हाँ, रूल ये है कि एवरी सिलेक्टर हैज़ इट्स प्लेस इन स्पेसिफिसिटी हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है जिस तरह ट्री का स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह हायरार्की का स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक तरह से कह लो कि इन इन लाइन स्टाइल्स क्या होता है? इन लाइन स्टाइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। ये इनलाइन स्टाइल है, ठीक है। और एक स्टाइल यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मैं लगाऊं बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है। ये इसको इसको हम कहेंगे आईडीज़ के थ्रू सिलेक्शन करना, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर से इनलाइन स्टाइल ख़त्म करूं तो अब ये पिंक नज़र आ रहा है। अच्छा, यही बात इन्होंने यहाँ की है। हायरार्की इस तरह है, सबसे पहले जो आप चीज़ अगर सिलेक्शन करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, ये एलिमेंट है H1, ठीक है, आपने H1 की सिलेक्शन की है, ठीक है, तो वो इसमें आती है एलिमेंट्स और सूडो एलिमेंट्स की सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। एक तरह से हायरार्की कह लें या प्रायोरिटी कह लें, ठीक है इसको, ठीक है। उसके बाद आती है क्लासेस या एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन, ये दोनों ये लेवल बराबर है। फिर आती है आईडीज़ की सिलेक्शन, फिर आती है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग की सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अभी मैंने जिस तरह यहाँ पर किया, इसको इनलाइन स्टाइल दिया रेड, तो क्या हुआ, इसका रेड हो गया, ठीक है। इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी या उसको आप स्पेसिफिसिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे हाई स्पेसिफिसिटी होती है, इनके एक नंबर होते हैं जो कि स्टार्टिंग 0 से लेकर 1000 तक जाते हैं, ठीक है। तो कह लो कि इसकी स्पेसिफिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, आईडीज़ से भी ज़्यादा। और आईडी से कम किसकी होती है? क्लासेस की होती है। और उससे कम किसकी होती है? एलिमेंट्स की होती है, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट पे जो चीज़ लगाते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी एग्जैक्ट तो मुझे स्पेसिफिसिटी नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसकी कम होती है, तो कम और इन लाइन की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो रेड है ये इस पर अप्लाई हो गया और पिंक जो है वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ नज़र आ रहा, ठीक है। अगर मैं कंसिडर करें यहाँ पर इन लाइन ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और क्या कहता हूँ यहाँ पर पिंक रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अच्छा पिंक पता नहीं आप लोगों को सही नज़र आ रहा है कि नहीं, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये अच्छा नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया और यहाँ पर मैंने रेड कर देता हूँ। अब कैस्केड स्टाइलिंग के हिसाब से ग्रीन वाला नज़र आना चाहिए और रेड नहीं नज़र आना। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ग्रीन वाला नज़र आ रहा है और रेड वाला नहीं नज़र आ रहा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आईडी दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ और इसको मैं हेलो की आईडी दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको मैं हैश लगा के आईडी सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ रहे हो तो मैंने पहले बताया था कि हम सीएसएस में आईडीज़ की सिलेक्शन हैश से करते हैं। अब मैंने हैश लगाकर इस आईडी को सिलेक्ट किया और इस पे मैं रेड लगा रहा हूँ।
अब ये देखें, हालांकि आपने अपनी तरफ से इसको कैस्केड स्टाइलिंग के हिसाब से आपने ग्रीन को नीचे रखा है और रेड को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन अप्लाई क्या हो रहा है रेड वाला स्टाइल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ अगर आपको पता नहीं होगी तो कई बार आप अपनी तरफ से चीज़ें लगा रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार मैं अपनी तरफ से तो स्टाइलिंग लगा रहा हूँ लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही, मैं मतलब ग्रीन मैंने लगाया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुई। उसकी रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा इनलाइन की होती है स्पेसिफिसिटी, आईडीज़ की उससे कम होती है, क्लासेस की उससे कम होती है और एलिमेंट्स की सबसे कम होती है। तो डायरेक्ट ये एलिमेंट की सिलेक्शन है तो इसकी सबसे कम है। तो इस पे जो ग्रीन है वो लगा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर देखें पेज में आईडी के लिहाज से यहाँ पर स्टाइल लगा हुआ है तो ये अप्लाई होगा और ये वाला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह क्लासेस की अगर लगी हो क्लासेस की उससे कम है अगर, और एलिमेंट की सबसे कम है। मेरे ख्याल में आपको को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया स्पेसिफिसिटी का। तो इस टोटल में यही टोटल बात थी कि स्पेसिफिसिटी का एक नंबर होता है और उस हिसाब से होता है। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे कम इनलाइन होता है, फिर आईडीज़ होती हैं, फिर क्लासेस होती हैं, क्लासेस या एट्रीब्यूट्स, और सबसे कम एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, ये इसमें टोटल कॉन्सेप्ट था। फिर होता है एक इम्पॉर्टेंट का कीवर्ड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट का कीवर्ड क्या करता है? द इम्पॉर्टेंट रूल इन द CSS इज़ यूज टू ऐड मोर इम्पॉर्टेंस टू द प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल। यानी कि जो नॉर्मल स्पेसिफिसिटी के हिसाब से चीज़ अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं और उसको कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ये तो अप्लाई होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर और ये हम अक्सर डेवलपमेंट में हम अपने डेवलपर्स को गाइड करते हैं कि भाई आपने इम्पोर्टेंट नहीं लगाना, क्योंकि आपको चाहिए कि चीज़ को रिजॉल्व करें जो उसका प्रॉपर तरीका है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हम बहुत ही रेयर केस में लगाते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता और हम फंस जाते हैं। ठीक है, तब हम जाकर इम्पोर्टेंट लगाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अब इन्होंने देखें, इन्होंने एक चीज़ पे, एक आईडी पे लगाया हुआ है ब्लू, एक ग्रे और एक रेड लगाया हुआ है। अब हमने अभी पढ़ा कि स्पेसिफिसिटी के हिसाब से एलिमेंट की सबसे कम होती है। तो ये वाला जो रेड है, ये अगर हम इसी पैराग्राफ पे क्लास लगा देंगे तो ये वाला ओवरराइड हो जाएगा इससे और ग्रे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रेड नहीं नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम आईडी लगाते हैं, आईडी की स्पेसिफिसिटी क्लास से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो आईडी वाला ब्लू नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ये इम्पोर्टेंट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये देखें अब क्या हुआ, ये तीनों पैराग्राफ्स हैं। अगर हम इस पे से ये दो रूल्स ख़त्म करते हैं तो क्या अप्लाई हो रहा है? रेड। ठीक है, सारों पे पैराग्राफ पे रेड कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे क्लास लगा दी और इस पे आईडी लगा दी। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैं इस पे ये लगाता हूँ। ठीक है, एक कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे से मैंने आईडी हटा दी, पैराग्राफ रहने दिया। पैराग्राफ के हिसाब से इस पे रेड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लास लगा दी, माई क्लास। ठीक है, ठीक है, क्लास लगा दी। क्लास की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी तो क्या हुआ, इस पे कलर अप्लाई होने लगा ग्रे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास की हमने पहले यहाँ पर पढ़ा कि वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, और फिर हमने इसके ऊपर आईडी लगा दी और आईडी के हिसाब से स्टाइल लगाना शुरू कर दिया। आईडी की उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो एक मिनट, यहाँ पर आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे अब आईडी यानी बैकग्राउंड ब्लू नज़र आ रहा है, यानी कि आईडी की उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार जो भी हो, जो मर्ज़ी स्पेसिफिसिटी हो, ठीक है, आपने
ये वाला स्टाइल तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा सारे पैराग्राफ को रेड लगाना है और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो चाहे जो मर्जी आपने वो रखा हो, स्टाइल लगाया हो, जब इम्पोर्टेंट आ गया तो वो इम्पोर्टेंट वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा और उस इम्पोर्टेंट के हिसाब से ये वाला स्टाइल लगना शुरू हो जाएगा। समझ आई? यानी कि जो भी स्पेसिफिसिटी हो, ठीक है, तो अब उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपने जब कह दिया ये वाला इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी और वो वाला स्टाइल यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट कि ये स्पेसिफिसिटी को भी ओवरराइड करता होता है। और इस तरह हमारा ये CSS का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। ये एडवांस चीज़ें हैं, ये तब तक काम की नहीं आएंगी जब तक आप अपने हाथ से डेवलपमेंट में ख़ुद नहीं आते, ठीक है। तो अभी अगला लेवल क्या है? अगला लेवल हमारी जब क्लाइंट साइड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हम अगली चीज़ सीखने की क्या है? अगली चीज़ सीखने की है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। लेकिन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं वही अप्लाई होंगे, जो फंक्शंस और वो बेसिक है, उसमें कोई फ्रंट एंड नहीं होता। फ्रंट फ्रंट एंड में HTML और CSS बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स होते हैं और CSS में स्टाइलिंग होती है। जो बैक एंड है, ठीक है, वो अभी आपको पढ़ाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि जब तक आपकी ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, बैक एंड आप लोग इतनी अच्छी तरीके से संभाल नहीं सकेंगे। तो अब कोशिश मेरी होगी कि फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उससे हमारी फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग अगर क्लियर हो जाती है, फिर मैं आपको बैक एंड की प्रोग्रामिंग पे लेके जाऊंगा। बैक एंड की प्रोग्रामिंग आप संभाल लेंगे तो फिर दो किस्म की डेटाबेसेस होती हैं, एक होती है SQL डेटाबेस, एक होती है नो SQL डेटाबेस, ठीक है। ये SQL डेटाबेस है, ठीक है। इस तरह का अगर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है तो उन्हें आइडिया होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे सिलेक्शन के रूल्स होते हैं, ठीक है, डेटाबेस को सिलेक्ट करने के। तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ये आप लोगों को ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों की प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर दूं। तो अम, मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक फ्रंट एंड का लेआउट बनाएं, ठीक है, HTML बेस्ड, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बनाना होगा कैलकुलेटर का लेआउट, ठीक है। कैलकुलेटर का लेआउट बहुत सिंपल, बहुत सादा, कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये नंबर्स का बनाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड लगाएं, इक्वल लगाएं और ये एक इनपुट बॉक्स लगाएं, ठीक है। और अगर ये मैं आपको अब फिर अगले हफ्ते तक का, मतलब आप कभी भी ये बनाने में आपको कोई भी 10 से 15 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा अगर आप बहुत ही सोच सोच के कर रहे हैं। तो ये आप बनाएं। उसके बाद फिर अगली क्लासेस से अगर फिर भी नहीं बना तो अगली क्लासेस में आपको खुद बैठ के ये बनवाऊँगा और क्या कहते हैं, आप लोग मुझे देंगे और फिर मैं इसके ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट लगा के इसके ऊपर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दूंगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखते जाएंगे जावास्क्रिप्ट के और वेब प्रोग्रामिंग के। और इस तरह फिर ये जब कवर हम कर लेंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। तो ये चीज़ अब मैं जावास्क्रिप्ट दोबारा करवाऊँगा, ठीक है। और जो CSS है और HTML है ये मैं अब दोबारा इतनी नहीं कराऊंगा, ख़ास तौर पे CSS, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देता रहूँगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ अप्लाई होंगी, कौन कौन सी चीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में दोबारा हम जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि वेब प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशंस किस तरह बनती हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है और अगली क्लास में मुझे दिखाना है, ठीक हो गया? ओके, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह